काशी का एसेंस था एज अ स्पिरिचुअल सिटी, जहाँ लोग अपने आप को ढूंढने आते थे, वो कहीं कहीं खो रहा है। तो बनारस की आयु जो है घट गई है। बनारस वो वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर बुद्ध अपने 5 शिष्यों को जीवन का ज्ञान देते थे। उसकी बजाय बनारस अब एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसको एक दिन और एक रात की अवधि में पूरा चूस लिया जा सकता है। इस सत्ता को जो आईना दिखाने का काम बनारस में इतनी लंबी ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, वो काम वो साहित्यिक तबका, आपका लिटरेरी हिस्सा वो कर पा रहा है, या वो भी किसी तरह से कॉम्प्लिसिट हो गया इस सुविधा वाले खेल में? जिस सत्ता की हम आलोचना अभी कर रहे हैं उस सत्ता ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। और बनारस का साहित्यकार जो है सत्ता का सीधा विरोध करने की बजाय शाहे वक्त के सामने हुक्म बजाने वाला भी है। देखिए, हिंदी की जो मुख्य धारा का साहित्य है उसमें दरबारीपन के लिए कोई जगह है ही नहीं। आप करते चले जाइए, आपको कोई लेखक मानेगा ही नहीं जब तक आप डिसेंट के स्वर में बोलेंगे नहीं। मैंने देखा है बनारस में ऐसे मोहल्ले थे जिनमें मुलायम सिंह यादव के रिजीम में सड़कों पर निकलना लड़कियों का गुनाह था। क्या वो चेंज हुआ है अखिलेश के आने से? यंग लोगों, क्योंकि यंग लोग हुआ है। उत्तर प्रदेश में पुलिस के जरिए सत्ता की हनक जो है वो बिल्कुल आखिरी दरवाजे तक पहुंच गई है। एक माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है और साइमल्टेनियसली एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर चलता है। मतलब सब धान जो है 22 पसेरी तौल दिया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर है वहाँ पर आपको खूब जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की सड़कों में इतनी जगह नहीं है कि 2 आदमी पैदल भी चल सकें। लेकिन विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करते हुए जिन 3 मोहल्लों को ख़त्म कर दिया गया है वो मोहल्ले बचाए भी जा सकते थे। हमको हमारे मंदिर सुंदर चाहिए, हमारी मस्जिदें भी सुंदर चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बनारस ने उनको बनारसी बना दिया है। हाँ, तो बनाया है, आपको लगता है? वो काशीनाथ सिंह का एक पात्र गाली देके कहता है कि पता नहीं क्या करे दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। तो वो अपना हारमोनियम बजाता रहेगा और देखता रहेगा दुनिया में जो भी हो रहा है, अगर सच्चा बनारसी होगा तो। अगर राजनेता गहराई में जाने लगेगा तो उस्ताद आमिर खान साहब क्या करेंगे? वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। इलेक्शन शो का ये एपिसोड जो है वो पूरी तरह से जो हमारी चुनावी यात्रा थी उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें चुनाव भी होगा, लेकिन चुनाव के साथ साथ थोड़ा सा रंग होगा, बनारस शहर का रंग, इसका मिजाज, इसकी और तमाम शख्सियतें जो हैं इस शहर की, जो अविनाशी शख्सियत है। हालांकि आजकल उस पर दावा बदल गया है किसी और का कि वो भी अविनाशी है, लेकिन बनारस इस दावे को बहुत ठोस तरीके से, बहुत मजबूती से पकड़ कर रखता है। और उस मिजाज को कुछ एक लोग हैं इस शहर में मौजूद हैं अभी भी, तमाम झंझावात, तमाम हिलोरे, तमाम ठोकरों के बावजूद, जिन्होंने अपने अंदर उस बनारस को बचा कर रखा हुआ है, जिसके बारे में आपने बहुत सारा, अगर बनारस से जुड़े साहित्य को पढ़ा होगा, किताबों और कहानियों को पढ़ा होगा, लेखों को पढ़ा होगा, तो उस बनारस को आप समझ सकते हैं। जो नया दौर है लिबरलाइजेशन का, देश के बदलने का पिछले 30-40 सालों में, उसने बनारस को भी बहुत बदला है। तो हम कोशिश करेंगे आज कि जो व्यक्ति हमारे साथ हैं उसके ज़रिए उस बनारस को थोड़ा समझें, उसकी राजनीति को थोड़ा समझें, उसके समाज को थोड़ा सा समझें कि कहाँ जा रहा है, कितना बदला है। हमारे साथ आज व्योमेश शुक्ल हैं। व्योमेश शुक्ल साहित्यकार हैं और उससे भी बड़ी एक पहचान आज मैं कहूँगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि व्योमेश को इसमें दिक्कत हो कि बड़ी और छोटी पहचान नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो बड़ी पहचान है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी की उसके मौजूदा वर्तमान अध्यक्ष हैं। बहुत सारी उनकी और भी पहचानें हैं, बहुत सारी किताबें हिंदी की उन्होंने लिखी हैं, हिंदी साहित्य में एक नाम है, बड़ा अच्छा प्रतिष्ठित नाम है। ये जो भवन है जहाँ हम बैठे हैं, बहुत ऐतिहासिक भवन है, नागरी प्रचारिणी सभा का ये भवन। और वहाँ पर आज हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एकदम आखिरी चरण में, जब पूरे देश के लोकसभा चुनाव का आखिरी 7वां चरण संपन्न होने वाला है 1 तारीख को, तब हमें लगता है कि हम इस एक बातचीत के ज़रिए इस बातचीत को आगे बढ़ाएं और इस कारवां को आगे बढ़ाएं। 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा का, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाह रहा हूँ। 93 में इस
संस्था का गठन हुआ था और इसका मकसद ये था कि जैसे भी हो सके, वो दूसरा दौर था, कॉलोनियल दौर था जब ब्रिटिश यहाँ पर राज करते थे, और भाषा के स्तर पर 2-3 भाषाओं को बहुत उसमें एक वरीयता मिली हुई थी। उसमें अंग्रेज़ी भाषा तो थी ही, इसके अलावा फ़ारसी का उस समय बहुत चलन था, उस समय उर्दू का बहुत चलन था। तो एक बहुत सामूहिक सी चिंता थी कि हिंदी कहाँ जाएगी, उसमें नागरी कहाँ पर खड़ी होगी, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, जो कि बहुत ही कहें कि आयरॉनिक रूप से आम लोगों की भाषा थी, लेकिन कामकाज की, साहित्य की, पढ़ाई लिखाई की, दफ्तरों में कामकाज की भाषा नहीं थी। तो इस कमी को पाटने के लिए और नागरी को, हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए एक मुख्य रूप से ये संस्था बनी थी। एक बहुत पुराना इतिहास। तो ये एक मुख्तसर सा छोटा सा इतिहास मैंने बताया। अब मैं आऊँगा व्योमेश भाई पर, बहुत लंबा नहीं हो गया होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। व्योमेश भाई, बहुत आजकल छोटे से शब्दों में अगर बात को समेटूं तो माहौल क्या है बनारस का? माहौल वही है जैसा कि बनारस है, असंभव, अव्याख्येय, अगम्य, अज्ञेय, जैसे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे विषय आपके सामने है और आप उसकी अनंत संभावनाओं को देख तो रहे हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पता नहीं लग पा रहा है कि कौन किसके साथ है। इस पे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कैमरा रोल होने से पहले, और उस पर मैं चाहती हूँ आप थोड़ा बताएं कि आपने बोला कि एक चीज़ इस चुनाव में तय हो गई है कि लोग, सामान्य नागरिक जो है, अब मीडिया को नहीं बताएंगे कि वो किस तरफ है। हमारे पत्रकार साथी जो जगह जगह जा रहे हैं, वहाँ से लौट रहे हैं, उनमें से कुछ इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसी यात्रा से एक जो पर्यटक है उसके सामने खुलने के लिए तैयार नहीं है नागरिक। और मीडिया की जो बड़ी छवि थी उसमें जो नैतिक अधःपतन की शिकायत है चारों तरफ, उसके बाद भले ही नागरिक का खुद पतन हो गया हो, भले ही मेरा पतन हो गया है, लेकिन मैं आपके उत्थान और पतन की मीमांसा का अपना अधिकार खो नहीं दूंगा अपने पतित हो जाने भर से। तो मीडिया के सामने खुलने के लिए तैयार नहीं है व्यक्ति, और सबको ये लग रहा है कि जैसे ही वो खुलेगा वैसे ही उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और वो सिर्फ फायदे की जगह पर खड़ा होना चाहता है। जैसे जीवन जो है इतना उपयोगिता के धरातल पर उत्तीर्ण होने की कश्मकश में मुब्तला है कि अगर आप सफल नहीं हैं तो आप सार्थक नहीं हैं, अगर आप सफल नहीं हैं तो पूज्य नहीं हैं। तो हमने धीरे धीरे चाहे अनचाहे सफलता की आराधना करने वाला संसार तैयार किया है। अभी जो लोग दो पक्षों को बराबरी से लड़ता हुआ देख रहे हैं, आप देखिएगा चुनाव नतीजों की घोषणा के ठीक बाद एक को एकदम फिसड्डी सिद्ध किया जाएगा और एक को बिल्कुल सिकंदर बनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जो जीतता है उसको 30-40% वोट मिलते हैं, 60% लोग तब भी ये चाहते रहते हैं, बहुमत ये चाहता होता है कि आप सत्ता में ना आएँ, लेकिन वो चूँकि संगठित नहीं है, एक साथ नहीं है, इस बुनियादी समझ को हम भूल जाते हैं। असल में गंगो जमुनी अदब है, उसका ढोल बजाना एक बात है, उसको भाषा के स्तर पर चरितार्थ करना एक लेखक के लिए बहुत कठिन और बहुत मुश्किल चीज़ है। वैसे ही लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र बार बार मंत्र की तरह जपना एक बात है, अपने जीवन व्यवहार में लोकतंत्र को लागू करना एक दूसरी बात है। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हानि है। अब चुनाव के समय इस तरह की मतलब काली ज़बान में बात नहीं करनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा पर्व चल रहा है, लेकिन हुआ ये है कि हम अंदाज़ नहीं लगा पा रहे हैं कि पतंग आसमान में उड़ रही है कि कट गई है। हमको लग रहा है कि हम ही उड़ा रहे हैं पतंग, लेकिन वो कट के आसमान खुद ही से उड़ रही है। पर ये लेकिन आपने, हाँ, एक चीज़ में बस और आप चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ा और हमें दर्शकों को बताएं। जो आपने कहा कि कहीं कहीं आप हिंट करें, कहीं से डर है लोगों की कि एकदम से कुछ नुकसान ना हो जाए हमारा, इस पे थोड़ा एलैबोरेट करिए। क्योंकि हम जहाँ जहाँ घूमे हैं, काफ़ी लोग एकदम से कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, कभी एकदम से बोलेंगे हमें एफआईआर नहीं चाहिए या हमें वायरल नहीं होना है। एक डर सा है लोगों में, तो उसको आप इसका कैसे दो पहलू समझते है हैं? मनीषा। तो एक तो बता रही कि एक तो हमने देखा जो डर, दूसरा वो सामने वाले का हमारे ऊपर जो अविश्वास है।
कि वो भी हमसे नहीं, वो हम कौन आदमी हो यार, तुम माइक लेकर केवल चले आए तो तुम्हारी इतनी कौन सी विशेषता है कि तुमसे हम बात कर लो, अपने मन की बात बता। ये दो तरफा विश्वास और ये डर तो है, ये तो ये दोनों का मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा। तो आपने अच्छा किया उस हिसाब में, डर वाले हिसाब में, जो डर का बही खाता है उसमें भरोसे के संकट को, अविश्वास को शामिल कर दिया। मैं एक और चीज़ उस बही खाते में जोड़ना चाहता हूँ, वो है लालच। डर, लालच और भरोसे का संकट, ये तीनों मिल करके एक ऐसी सूरत बना रहे हैं समाज में। असल में सत्ता की, खास करके उत्तर प्रदेश में पुलिस के ज़रिए सत्ता की हनक जो है वो बिल्कुल आखिरी दरवाजे तक पहुंच गई है। उसने लगभग सब दरवाजे खटखटा दिए हैं। कोई पुलिस से खुश है, कोई पुलिस को निंदित कर रहा है। पुलिस आपकी एक्टिव साइकोलॉजी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएं प्यार करते हुए, गाना गाते हुए, पढ़ाई करते हुए, मोबाइल चलाते हुए कि कहीं पुलिस है। हमको हर पल याद रखना पड़ता है कि बगल में पुलिस थाना है, पुलिस से हम 3 किलोमीटर दूर हैं। एक ऐसा स्टेट हमने धीरे धीरे बना लिया उसमें है। बुलडोजर भी एक प्रतीक है। हाँ। कई बार उसमें पैरों में गोलियां लगे हुए युवक भी प्रतीक बन जाते हैं। हाँ, पुलिस की हाँ, उसको थोड़ा सा पुलिस का वर्चस्व जो है सभी दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। ये बात कई बार प्रशंसा के शब्दों में कही जाती है, पुलिस का इकबाल बुलंद है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और सच कहा जाए तो प्रदेश के अनेक हिस्सों में ये एक सच्चाई भी है। मैंने देखा है बनारस में ऐसे मोहल्ले थे जिनमें मुलायम सिंह यादव के रिजीम में सड़कों पर निकलना लड़कियों का गुनाह था। तो सोशल इंजीनियरिंग ने हमें एक गुंडा राज सौंपा था। ये एक सच्चाई है। वो लड़कियां पढ़ने निकली, वो लड़कियां तनिक स्वच्छंद हुई मायावती के शासनकाल में। लेकिन वहाँ पर एक दूसरी समस्या थी कि चारों तरफ से एक गुंबद खबरों का तना हुआ था कि सारी जो पोस्टिंग्स हैं, सारे ट्रांसफ़र्स जो हैं वो पैसे रिश्वत के दम पर हो रहे हैं। और ख़ुद उसमें मुख्यमंत्री का कार्यालय भी शामिल है। एक कहानी ये थी, मुलायम सिंह यादव जी वाली कहानी वो थी, और भाजपा की कहानी हमारे सामने है कि जो पुलिस का वर्चस्व है वो कई जगहों पर अच्छा है और कई जगहों पर कैसा है। हम देखते हैं कि एक माफिया के ऊपर बुलडोज़र चलता है और साइमल्टेनियसली एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर चलता है, और कहानी ये बनती है कि दोनों मतलब सब धान जो है 22 पसेरी तौल दिया जाता है। तो ये बात समझ में नहीं आती। जैसे ही आप सामाजिक कार्यकर्ता के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं, दुर्व्याख्या करके आपको माफिया के पक्ष का व्यक्ति साबित किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के बहुत कठिन हो गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स एक सीन बन रहा है आपके लिए। ठीक बात। एक इसी से जुड़ता हुआ कि जो बनारस का, क्योंकि एक बड़ा गढ़ रहा है, हम जहाँ बैठे हैं वो उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। जो साहित्यिक वर्ग रहा है जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, उससे हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि उसकी कलम से, उसकी बातचीत से ये चीज़ निकले कि भाई जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें उसके क्या तत्व हैं, क्या अवयव हैं, क्या मूल चीज़ें हैं उसमें, जिससे वो डेमोक्रेसी फ्लरिश करे, फले फूले। उसकी बजाय इसके कि उसको प्रतीक बना दिए गए, उसमें कुछ चीज़ें जो ताकत की प्रतीक हैं, उसमें चाहे पुलिस का आपने गोली का जिक्र किया, चाहे वो बुलडोज़र का जिक्र किया, चाहे उसमें एक तरफा माफिया, और भी इसके अलावा बहुत सारे। तो ये चीज़, इस सत्ता को जो आईना दिखाने का काम बनारस में इतनी लंबी ट्रेडिशन थी, परंपरा थी, वो काम वो साहित्यिक तबका, आपका लिटरेरी हिस्सा वो कर पा रहा है, या वो भी किसी तरह से कॉम्प्लिसिट हो गया इस सुविधा वाले खेल में? देखिए, सत्ता की मीमांसा करना आसान नहीं है। सत्ता एक बहुत जटिल चीज़ है, जैसे कि साहित्य भी है। तो सत्ता पर कोई एक तरफा मूल्य निर्णय नहीं दिया जा सकता। जिस सत्ता की हम आलोचना अभी कर रहे हैं, उस सत्ता ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। और बनारस का साहित्यकार जो है, सत्ता का सीधा विरोध करने की बजाय शाहे वक्त के सामने हुक्म बजाने वाला भी है। मैं आपको एक उदाहरण दूं अतुल भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। एक ओर लिखते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। दूसरी ओर लिखते हैं चिरजीवो अमी की कटोरिया सी विक्टोरिया रानी।
विक्टोरिया रानी तुम अमृत की कटोरी जैसी हो। तो शाहे वक्त की तारीफ करना एक परंपरा अर्जित गुण है। अगर आपका स्टेक पर बहुत कुछ है तो आपके में ये चालाकी होनी चाहिए कि कौन सी बात कब कहनी है और कब नहीं कहनी है। एक जो नफासत है, नफासत और क्या है इस कला के अलावा कि कब क्या कहा जाना चाहिए और कब क्या नहीं कहा जाना चाहिए। भारतेंदु में वो नफासत थी। बाद में नवजागरण के अध्येताओं ने उसको भारतेंदु की राजभक्ति की तरह पढ़ा। आप जानते ही हैं वीर भारत तलवार वगैरह ने उनको बिल्कुल अंग्रेज समर्थक साबित कर दिया, जो सही नहीं है। भारतेंदु अंग्रेज समर्थक नहीं थे, लेकिन भारतेंदु चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अंग्रेज विरोधी भी नहीं थे। भारतेंदु एक मुश्किल का नाम है। भारतेंदु चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह और भगत सिंह से ज़्यादा मुश्किल सरोकार हैं। तो जो राजनीति की प्रत्यक्षता ब्रैकेट में स्थूलता है, राजनीति एक मोटी चीज़ है और साहित्य सूक्ष्मता का, बारीक काटने का नाम है। लेकिन इस वक्त आलोचना जो करें उसका कोई स्पेस है या ज़्यादातर दरबारी ही पसंद कर रहे हैं? देखिए, हिंदी की जो मुख्य धारा का साहित्य है उसमें दरबारी पन के लिए कोई जगह है ही नहीं। आप करते चले जाइए, आपको कोई लेखक मानेगा ही नहीं जब तक आप डिसेंट के स्वर में बोलेंगे नहीं। जो हिंदी का लेखन है वो मनुष्य के दुख का लेखन है। मैं आपको बताऊं, दरबारी कविता, दरबारी साहित्य या एक चापलूस साहित्य सो कॉल्ड हिंदी में सरवाइव कर ही नहीं सकता। या ये कहने वाला कि यथास्थिति बहुत अच्छी है और हम लोग तो बड़े प्रसन्न हैं, क्या पलाश के फूल खिले हुए हैं, ये अगर सच भी हो तो हमारी भाषा में इतने बलिदान हुए हैं कि ये चल नहीं पाएगा। चलेगा तो दुख, हमारे यहाँ दुख का सिक्का चलता है। हिंदी की कविता दुख की कविता है और दुख के कारणों की बुद्ध की तरह खोज की कविता है। हिंदी का साहित्य दुख का साहित्य है, जो कहता है ना अंत में गोदान के, भौजी गोदान करा दो दादा चले। आखिरी हसरत को दिल में लेकर के मर जाने का यथार्थ हिंदी के नागरिक का यथार्थ है। तो उस वहाँ पर उतर आएंगे तब तो कोई सत्ता किसी से किसी को डर नहीं लगता। लेकिन सवाल है कि स्टेक पर बहुत कुछ है, इसलिए डर को मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा है सुशासन, सुप्रबंध, नागरिकता का उन्नयन, और मुद्दा यही रहना चाहिए लोकतंत्र में। गहराई में जाने का काम साहित्य पर और दूसरे अनुशासनों पर छोड़ दिया जाए ना। अगर राजनेता गहराई में जाने लगेगा तो उस्ताद आमिर खान साहब क्या करेंगे? मैं पूछना चाह रही थी, अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं। न्यूज़ में बनारस हमेशा छाया रहता है, स्पेशली जब से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। एक तरफ हमें बताया जाता है कि देखो VIP पार्किंग हो गई है, काशी बिल्कुल बदल गया है, क्या वो 3 फ्लोर 4 फ्लोर वाली जो पार्किंग है, पार्किंग अब फ्लोर पार्किंग में लॉट्स, और टूरिज्म बढ़ गया है। हम आज कुछ लोकल जर्नलिस्ट से मिले, उन्होंने हमें एक पहलू ये भी बताया कि जो काशी का एसेंस था एज अ स्पिरिचुअल सिटी, जहाँ लोग अपने आप को ढूंढने आते थे, वो कहीं कहीं खो रहा है। आप इस सबको कैसे देखते हैं, ये पूरे 10 साल में जो चेंजेस यहाँ हुए हैं? सबसे बड़ा जोखिम जो है इसी सवाल के उत्तर में निहित है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो होना दरकार था। हमारा जो बाबतपुर एयरपोर्ट है उससे नगर को जोड़ने वाला जो मार्ग है वो नेशनल हाईवे है, उसका 4 लेन से 6 लेन किया जाना, उस पर ओवरब्रिज बनाया जाना, ये बहुत सुंदर काम है। लेकिन विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करते हुए जिन 3 मोहल्लों को ख़त्म कर दिया गया है वो मोहल्ले बचाए भी जा सकते थे। विश्वनाथ मंदिर का विस्तार भी ज़रूरी था। हमको हमारे मंदिर सुंदर चाहिए, हमारी मस्जिदें भी सुंदर चाहिए, हमको हमारे पुस्तकालय सुंदर चाहिए, हमारे मदरसे भी सुंदर चाहिए। तो विस्तारीकरण ज़रूरी था। लेकिन नीलकंठ, लाहौरी टोला और एक और मोहल्ला, वो पूरा का पूरा वहाँ पे जो सभ्यताएं थीं, उन मोहल्लों का तोता भी घर के भीतर ले जाइए, तोते को तो वेद पाठ करता था, और घर के बाहर ले आइए, तो मैं अत्युक्ति में नहीं कह रहा हूँ, कल्पना में नहीं, घर के भीतर वेद पाठ कर रहा है और घर के बाहर जो है धारा प्रवाह गालियाँ बक रहा है तोता। गली से उसने गालियाँ सीखी हैं, और घर में जो है वेद पाठी बटुक के घर का तोता है तो धारा प्रवाह सामवेद के मंत्र पढ़ रहा है। तो उस गली को हमेशा के लिए
किसी नई चीज़ से रिप्लेस करते समय हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक्सपर्टाइज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, विश्वनाथ मंदिर का कैंपस जो भीतर से बड़ा किया गया है, उसका जो लक्ष्य था कि भीतर जो है ज़्यादा लोगों की समाई हो सके, वो तो पूरा हो गया और बहुत सफलता से पूरा हुआ। पूरा भारत उमड़ा हुआ है वहाँ पर, जो बनारस के लिए बहुत गौरव की बात है। बनारस में लोग विश्वनाथ जी तक आ रहे हैं, लेकिन सड़कों का क्या हुआ? जो सड़कें विश्वनाथ जी तक जा रही हैं वो तो वही हैं। तो सड़कों पर आपकी जान निकल जाएगी विश्वनाथ जी तक पहुँचते समय। क्या मजेदार मतलब प्रतीक है, उपमान है कि आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर है वहाँ पर आपको खूब जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की सड़कों में इतनी जगह नहीं है कि 2 आदमी पैदल भी चल सकें। इतना कंजेस्टेड हो गया है वो। तो दुनिया भर में, जैसे पाटन है, नेपाल का एक शहर है, तो हेरिटेज सिटीज़ को डेवलप करने के जो SOPs हैं, हाँ, तो उनको अगर फॉलो किया जाए तो कुछ दूसरी तरह से काम भी करना होगा बनारस में। तो उसके लिए भी बहुत साहसिक फैसले लेने की ज़रूरत है। और आप एक साहसिक फैसला लेके देखिए, इस अर्थ में मैं वर्तमान सरकार के साथ हूँ कि एक साहसिक फैसला लीजिए, 1000 लोग आपकी निंदा करने खड़े हो जाएंगे जिनका एक पैसे का स्टेक नहीं है बनारस पे। तो लेकिन इसके लिए हम अपने विवेक को तो तज नहीं सकते ना। सही क्या है गलत क्या, ये तो तय करना ही पड़ेगा। अब अगर आप अति उत्साह में उन सड़कों को चौड़ा करने लगे कल रात से और उनको 4 लेन बनाने लगे, तो फिर आपको 10 मोहल्ले गिराने पड़ेंगे और उसमें आपका चौखंबा गिर जाएगा जो कि भारतेंदु का मोहल्ला है। और भारतेंदु तो उसके एक नागरिक हैं। उस मोहल्ले में अनेक भारतेंदु पैदा हुए। डॉक्टर भगवान दास पैदा हुए उसमें, भारत रत्न भगवान दास श्री प्रकाश जी पैदा हुए उसमें। उसी में उनका जीवन बीता। सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक के धुरंधर आचार्य उसमें पैदा हुए। हमारे जो ऑडियंस फेमिलियर ना हो इन मोहल्लों की कहानी से, आप उनके लिए एक कुछ एग्जाम्पल हमें बता सकते हैं? कोई भी हिस्टोरिकल क्या किस तरह के क्या था वहाँ पे, कैसे मतलब हिस्ट्री से या रीसेंट हिस्ट्री से, या इवन हमको बताया गया शेरशाह सूरी भी वहाँ पे आए। अब देखिए, बनारस में दारा शुकोह की पढ़ाई हुई है। हाँ। बनारस दारा शुकोह का गुरुकुल था। यहीं पर उसने वेदांत की, उपनिषदों आदि की पढ़ाई की थी। और बनारस का प्रसिद्ध वेद परिवार जो है उनका गुरु था। मैं जिस मोहल्ले की बात कर रहा हूँ उसका नाम है चौखंबा। वो मोहल्ला था नहीं, है 1 स्क्वायर किलोमीटर की वो धड़कती हुई जगह जहाँ पर बनारस की आधुनिकता का बिरवा पहली बार फूटा था। जहाँ पर भारतेंदु का घर है, जहाँ पर आधुनिक शिक्षा का पहला विद्यालय है, अग्रसेन महाजनी विद्यालय, जहाँ पर एक से बढ़कर एक वैद्यक, मीमांसक, न्याय के प्राचीन विद्वान पैदा हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसर्स का मोहल्ला है वो। Really? इस देश के सबसे बड़े रईसों का मोहल्ला है वो। तवायफों का मोहल्ला है वो। मल्लिका का मोहल्ला है वो। और गोपाल मंदिर का मोहल्ला है। गोपाल मंदिर बनारस की वैष्णव आस्था का वैसा ही केंद्र है जैसे कि शैव सत्ता का केंद्र विश्वनाथ मंदिर। और गोपाल जी का इतना प्रभाव था समाज पर जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। मंदिर की कटौती कटती थी पूरे मोहल्ले में और मुसलमान दुकानदार तक देते थे। मुगल काल में मंदिर की कटौती कटती थी। तो मुगल काल माने मुगल वर्चस्व के काल में। तो उस सनातनता का जो बनारस की रामलीला का जन्मदाता है, उसी मोहल्ले में उन्हीं राधे राधे कहने वाले भक्तों ने, कृष्ण भक्तों ने भगवान राम की गाथा को बाकायदा इनैक्टमेंट के ज़रिए प्रस्तुत करने का निश्चय किया आज के 500 साल पहले, और उस पूरे सिस्टम को फाइनेंस किया। तो ये सब था, मतलब जो आमोद प्रियता है और कलाओं को संरक्षण देने वाली उदारता है, उसका भी जन्म उसी मोहल्ले में हुआ, जिसमें ज़्यादातर वैश्य, वणिक, व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, आपने जो मनीषा के सवाल से सवाल निकला कि वो जो आध्यात्मिकता थी जिसकी तलाश में, और वो केवल हिंदुस्तान की, भारत के लोगों की के लिए महत्व नहीं रखता था। बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आते थे। जैसे मुझे अपने बचपन का बनारस जब मैं बताऊँ याद है, जब भी हम आते थे तो हमारे लिए बहुत जो कौतुक का विषय होता था वो ये था कि यहाँ पर इस शहर में
किसी भी समय में आप निकल जाइए तो चारों तरफ गोरे लोगों का वो भरा रहता है। घाटों पर लोग जो भरे रहते थे विदेशी, सड़कों पर लोग टहलते रहते थे, वो सारी चीज़। और पिछले कुछ समय की बात करूं, अगर पिछले 5-7 सालों की, कोरोना के बाद की, कोरोना के पहले की, तो वो लोग जो जिस अध्यात्म की तलाश में या किसी और भी चीज़ की तलाश में जो वो बनारस की तरफ आकर्षित होते थे, वो एकदम पूरी लौट ख़त्म हो गई है। भीड़ शहर में बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग धक्का धुक्की कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो जो एक एलिमेंट था वो पूरी तरह से गायब है। वो किस तरह से हुआ? क्या कोई एक सतत प्रक्रिया हुई है, कोई घटना हुई है, किस वजह से ऐसा हुआ कि वो लोगों ने एक विमुख कर लिया, या फिर हम ही नहीं देख पा रहे? या कोरोना मेरे ख्याल से शायद हो सकता है एक रीज़न, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा सा फैला के देखा जाए। हाँ, अतुल भाई, मुझे ऐसा लगता है, एक तो इस ऑब्जर्वेशन पर मैं राज़ी हूँ कि वो विदेशी दिखना कम हुए हैं, अगर बंद नहीं हुए हैं तो। जो हिप्पी और बीटल्स वाला युग था, उस समय 70 के दशक में जो विदेशी बनारस की सरजमी पर बनारस के नागरिकों की तरह रह रहे थे, मस्त मलंग घूमते हुए दिखाई देते थे, 80 घाट की किसी खोह में गांजा पीते हुए, पंडित किशन महाराज के घर में तबले का रियाज करते हुए, वो न जाने कहाँ चले गए हैं। तो उसका कारण ये है कि बनारस में अपना आसानी से भांग और गांजा उपलब्ध है और न किशन महाराज उपलब्ध हैं। तो एक तरफ तो महानताओं का युग बीत गया, जो बड़े म्यूजिशियंस थे जिन्होंने उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति पश्चिम की दुनिया में क्रेज़ पैदा किया था, पंडित रविशंकर ने, बनारस की ही चीज़ थे। तो वो जब विदेश में गए, उनके जीवन के बारे में विदेशियों की दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन के साथ ऑर्केस्ट्रा बनाया, उन्होंने जुबिन मेहता के साथ बनाया, उन्होंने वो जो वायलिनिस्ट थे उनके साथ बनाया। तो वो यूरोप और पश्चिम जो है आकर्षित हुआ बनारस के लिए, और वो बनारस आया। पंडित रविशंकर बहुत बड़ी वजह थे बनारस की ब्रांडिंग में। उसके बाद भी तो बहुत लोग आए, मतलब 2000s तक उसको बनारस वालों ने पकड़ लिया। कबीर चौरा मोहल्ले ने और रामापुरा मोहल्ले ने, बनारस के संगीतकारों ने रविशंकर के सूत्र को सितारा देवी ने पकड़ लिया, पंडित रविशंकर ने थाम लिया, पंडित समता प्रसाद ने थाम लिया, राजन साजन जी ने थाम लिया, बिस्मिल्लाह खान ने बिस्मिल्लाह खान साहब ने थाम लिया। अब वो दो सिरे हैं, आप जानते ही हैं। पंडित जी की तरह जाके संस्थापित हो जाने के का एक स्टाइल है, जैसे पंडित रविशंकर ने किया, और दूसरा बनारस को कभी न छोड़ के जाने वाली अदा है। अपने घर में अपनी खाट पे बैठ के सिगरेट पीते हुए, बकरी को सानी चलाते हुए शहनाई बजाने की अदा है। उसने भी लोगों को बहुत खींचा बनारस की ओर। लेकिन जैसे बिस्मिल्लाह खां के ही परिवार में जो विडंबना हुई कि जो 10, 12, 15 परिवार के लोग उनके साथ शहनाई बजाते थे, उनके पास उपज का कौशल शायद नहीं था। ये कहते हुए, दोस्तों मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जैसे आप अपने गुरु को कॉपी करते हैं तो आप छोटे कलाकार होते हैं, आप अपने गुरु को धारण करके गुरु से एक कदम किसी और मैदान में निकल जाते हैं, तब आपका व्यक्तित्व बनता है। एक पर्दा लगा दीजिए और बिस्मिल्लाह खां के सारे शिष्यों को पर्दे के पीछे बैठा दीजिए, आप शहनाई सुन लीजिए, आपको लगेगा बिस्मिल्लाह खां बजा रहे हैं। कॉपी। ये जो है, ये ऐसी विडंबना है बनारस की। तो कुछ महानताएं कम हुई हैं। जो हर घर पे दिया जल रहा था, मतलब कबीर चौरा की उस गली में घुसिए तो एक घर है सिद्धेश्वरी का, एक घर है पंडित राजन साजन जी का, एक घर है पंडित राम साहे जी वाला परिवार जिसके अभी योग्य उत्तराधिकारी हैं पंडित संजू साहे जी जो लंदन में रहते हैं। तो कुछ महान लोग जब गए दुनिया से, गिरिजा देवी भी चली गई, गिरिजा देवी भी, तो बनारस का वो जलवा कम हो गया। बनारस के संगीत का जलवा जब कम हुआ तो संगीत सीखने में बहुत सारे लोग आते थे, उनको वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता था, यहाँ के लोगों को बाहर वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता था, तो वो रहते थे। योग सीखने आते थे बनारस में, योग के लिए बहुत। हाँ, घाटों पर मस्त मलंग टहलने आते थे। वो सब चीज़ें धीरे धीरे कम हुई, तो वो उत्साह कम पड़ गया। उसके उलट अब जो है भारतीय पर्यटक दिखाई देते हैं, दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तेलुगु लोगों की बहुत आयत है, आंध्र के और तेलंगाना के। पर जिस तरह का उनका आकर्षण था, वो जिस पर्पस से आते थे कि कुछ सीखना है, कुछ लेकर जाना है यहाँ से, हमारे पर्यटकों की, या हम जब आते हैं तो हमारी मंशा उस तरह की नहीं होती मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत हूँ तो आप करके, हम आते हैं यहाँ पर देखना, सेल्फी लेना, फोटो खिंचाना,
वो हाँ, मंदिरों में जाना हम और लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने आते हैं, गंगा आरती देख लेते हैं, देख से देख एक रात रुक जाते हैं, तो बनारस की आयु जो है घट गई है। बनारस अब एक रात में और एक दिन में भोग लिए जाने की चीज़ बन गया है। एग्जैक्टली। बनारस जो एक जीवन का उपदेश था, बनारस वो वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर बुद्ध अपने 5 शिष्यों को जीवन का ज्ञान देते थे, उसकी बजाय बनारस अब एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसको एक दिन और एक रात की अवधि में पूरा चूस लिया जा सकता है। वेरी ब्यूटीफुली तो पुट। ये बहुत बड़ा कमोडिफिकेशन है। जैसे और पतन हुआ है। इस चीज़ में आप सुनते हैं, अब थोड़ा सा मैं राजनीति की तरफ आ रहा हूँ। हाल फिलहाल का सबसे जो बड़ा स्टेटमेंट है जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। तो एक बनारसी के रूप में जो आपने जिया है, देखा है और जो जिन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, एक फिलोसॉफिकल स्टेटस रहा है बनारस का हमेशा से कि बनारस अविनाशी है, बनारस शिव की वजह से, और ये एक सतत कंटिन्यूएशन में 5000 सालों की जो सभ्यता है वो अविनाशी है। उस पर जब कोई इस तरह से कहता है और यहाँ का जनप्रतिनिधि इस तरह से कहता है, तो बनारस के लोगों को उसमें प्राइड फील होती है, गर्व का अनुभव होता है, या फिर किसी तरह का अंदर से कोई आहत होती है, कोई चीज़, कुछ ऐसा एहसास होता है? एक व्यक्ति जो कि हमको पता है कि वो नश्वर है और वो क्लेम करता है कि मुझे लगता है मैं अविनाशी हूँ। मैं बनारस के लोगों का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं अपना ही प्रतिनिधि आप हूँ। ठीक बात। और मुझे अपने बारे में पता है कि मैं नश्वर हूँ, और मेरे जीवन की उससे सुंदर शाम कोई न होगी जब मैं 4 कंधों पर सवार होकर उस पतली सी मणिकर्णिका गली से अपनी नश्वरता को अपने प्रियजनों के कंधों पर सत्यापित करता हुआ अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना है। जो फला है वो झरेगा और जो जल रहा है वो एक दिन बुझ जाएगा। और कबीर मुझे बता के गए हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो मैं तो चला जाऊंगा। अब जो अविनाशी है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है, वो कोई हो भी सकता है। मैं क्या कहूँ। एक और चीज़ बनारस हमेशा अभी पिछले 1 साल से न्यूज़ में रही है, वो है ज्ञान व्यापी का इशू। हर शाम को डिबेट हो रहे हैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। इसमें आपको बनारस की कोई वॉइस नहीं नज़र आएगी इस डिबेट्स में, लेकिन तू मैं खूब हो रही है बनारस को लेके। ये मुद्दा फिर से उठा है और इसमें बहुत एक, अगर हम टीवी न्यूज़ के माध्यम से देखें तो एक बहुत कम्युनल कलर इसमें डाल दिया गया है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस डिबेट? और अगर हिस्ट्री में आप जाके हमें इसके बारे में कुछ बताना चाहें, और लोकल्स का क्या सेंटिमेंट है इस सारी कंट्रोवर्सी को लेके? अब मैं कुछ कहूँगा तो आपको लगेगा कि ये मतलब कि विचित्र है। जो ये इतिहास सिद्ध तथ्य है कि वो मस्जिद जो है वो मंदिर को ढहा के बनाई गई है। इसमें शक कोई नहीं है मुझे। मैं इतिहास का विधिवत विद्यार्थी नहीं हूँ। मैंने काशी का इतिहास राजा मोती चंद का पढ़ा है, जो उसी चौखंबा मोहल्ले के नागरिक थे, भारतेंदु के बुआ के परिवार के थे, और महान आर्कियोलॉजिस्ट, महान वो जो संग्रहालय विशेषज्ञ और इतिहासकार थे। तो उन्होंने लिखा है कि ये मध्यमेश्वर का मंदिर, विश्वनाथ जी वाला मंदिर, ये औरंगजेब ने ढहा दिया। दूसरी तरफ औरंगजेब की दयालुता के भी किस्से हमने सुने हैं। यहीं पर जो है वो जंगमबाड़ी मठ है, उसके पक्ष में लिखा हुआ रुक्का है, यहाँ पर जो गजट में शायद उपलब्ध भी है। उज्जैन में महाकालेश्वर को रोज़ 1 टीन घी जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से जाता है, और वो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं जारी किया है, औरंगजेब ने जारी किया है। तो देखिए, औरंगजेब के व्यक्तित्व के भी अनेक पहलू हैं, लेकिन वो विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस उन्होंने किया उस समय, और वहाँ पे एक मस्जिद मीयार करा दी। तो मैं तो मानता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, अमन चैन रहे समाज में, न्याय की कीमत पर भी रहे तो रहे, लोग हर्ट ना हो, लोग नाराज़ ना हो। लेकिन ये ऐसी आग है जिसमें कोई ना कोई तो जलेगा ही। आप कुछ नहीं करेंगे तब कुछ लोग जलते रहेंगे,
कुछ करेंगे तब भी कुछ लोग जलेंगे। लोकल सेंटिमेंट कैसे आप समझते हैं इस मुद्दे को लोग लेके? बनारस के लोग बहुत, मनीषा जी, विचित्र हैं। हाँ। अगर आप यहाँ पर सीवर साफ कराने लगिए मेन होल का ढक्कन खोल के, तो 1000 लोग तमाशा देखने लगेंगे। हाँ। तमाशबीन हैं बनारस के लोग। तो अगर वहाँ पे कुछ विचित्र कौतुकी होने लगे, कोई सड़क निकाली जाने लगे, मस्जिद को हटाया जाने लगे, निर्माण होने लगे, विध्वंस होने लगे, तो सब लोग हाथ बांध के तमाशा देखने लगेंगे। बनारस का नेचर है तमाशा देखना, आनंद लेना, खल सुख जो है वो बनारस का नेचर है। वो काशीनाथ सिंह को मैं मतलब वो असभ्य और अश्लील है। वो काशीनाथ सिंह का एक पात्र गाली दे के कहता है कि पता नहीं क्या करे दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। तो वो अपना हारमोनियम बजाता रहेगा और देखता रहेगा दुनिया में जो भी हो रहा है, अगर सच्चा बनारसी होगा तो। इसको हम पता नहीं किसी क्या। कहीं भी जो है, अच्छा आप देखिए कि वो मतलब जैसे बलिया की बगावत प्रसिद्ध है, वैसा बनारस कभी नहीं संगठित रहा है। बुद्धिमान लोग थे ज़्यादा संख्या में, तो उनको संगठित करना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन ये बनारस में तमाशा देखने वाली आदत है। जैसे ज्ञानवापी वाले मुद्दे पर फैसला आ रहा है, तो सब लोग पता करेंगे क्या आवत हो, वहाँ क्या हो रहा है, चला चल के देखा जाए। हाँ। जैसे कर्फ्यू लग जाए, मतलब जो कभी घर से नहीं निकलता अतुल भाई, वो कर्फ्यू में टहलने जाएगा कि चलो कर्फ्यू देख पुलिस के क्या आवाज़ कर रही है। क्या हो, तो हाँ पुलिस कायदे से करत हो भी नहीं। तो यही आनंद है यहाँ का। इसको आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि जो सत्य और असत के बीच की धुंधली सी रेखा है, उसको बनारस बहुत माइंड नहीं करता। तो कई बार वो मतलब कि पॉलिटिकली करेक्ट होने की बजाय असत्य के पक्ष में भी खड़ा दिखाई दे जाता है। तो माफ़ किया जाना चाहिए इतनी महान सभ्यता को ओवर स्टेपिंग के लिए। बड़ी लाइन आपने एक बड़ी बात कही कि न्याय की कीमत पर भी अगर प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत बनी रहे तो उसको बनाए रखना चाहिए। ये बड़ी बड़ी मानीखेज लाइन है। 2 बार आप लोगों ने यहाँ से एक नेता को भेजा, 2 देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस चीज़ का गर्व रहता है लोगों को, और तीसरी बार भी भेजने की ललक है। मतलब मैं एज एक पत्रकार के तौर पर तो देख पाता हूँ कि उनको कोई नहीं हराने जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को लेकर गर्व और इस का भाव रहता है कि हाँ हम कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है, निस्संदेह रहता है, और अप्रत्याशित कोणों तक में रहता है। मुझे याद है 2014 में हमारे अत्यंत आदरणीय वामपंथी साहित्यकार, हम लोगों के उस्ताद काशीनाथ सिंह ने इस बात की तारीफ की थी। तो ये उन्होंने कहा था कि अरे ज़रूरत है बनारस को एक मसीहा की, हाँ, ऐसा कुछ, ऐसा क्योंकि शहर जर्जर हालत में था कि बहुत सारी मतलब जो बेसिक सुविधाओं के नज़रिए से बड़ी समस्याएं तो थी ही शहर में। तो फिर आप सुनिए, मज़ा बनारस का देखिए। जब मेरी उनसे अगली मुलाकात हुई तो मैंने उनसे इस विषय पर बात चल निकली, तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरे सामने वो तनिक डिफेंसिव हो गए और बोले कि हमार कान जो हम बहिरा हो गए ले, हमार कान चलनी हो गए लो, पता नहीं क्या पूछलस, पता नहीं क्या हम कह देली। मतलब न जाने क्या पूछा गया और न जाने क्या मैंने कह दिया। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ तो कुछ मतलब इसका बहुत बैकलैश हो गया काशीनाथ सिंह। और काशीनाथ सिंह के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए। काशीनाथ सिंह बहुत प्रतिष्ठित शहर के साहित्यकार, और उनकी बहुत मशहूर किताब है, आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन काशी का 80 बनारस को समझने के नज़रिए से, बनारस का एक मोहल्ला है जो 80, उसको समझने के लिए और उसके पूरे मिजाज को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनकी शख्सियत की एक और पहचान है कि हिंदी साहित्य के एक और बहुत बड़े मूर्धन्य साहित्यकार कहें, आलोचक कहें, नामवर सिंह के वो छोटे भाई हैं। तो इस लिहाज से भी मतलब वो बहुत समृद्ध घराना है, तो उनकी बात का बनारस में बड़ा महत्व रहा। और उनके इस बयान पर काफ़ी बैकलैश हुआ। तो शायद वही वजह रही होगी कि जब आपसे मुलाकात में वो थोड़ा डिफेंसिव कर, उन्होंने कहा कि पता नहीं कहा पूछल का कहली हमके कुछ पता होना। तो लोगों की बात थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो एक बात हुई उनकी, लेकिन आम लोगों के नज़रिए से लोग तरह तरह से सोचते हैं। तमाम लोग बहुत अभिभूत रहते हैं, तमाम लोग आलोचक रहते हैं, क्रिटिकल हो उठते हैं समय समय पर। तो दोनों तरह का, जैसे जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार, तरह तरह के लोग हैं। कभी कुछ लोग उनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, कभी विरोध करते हुए। कुल मिला जुला के मैं देखता हूँ
जैसा कि प्रधानमंत्री ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बनारस ने उनको बनारसी बना दिया है। हाँ, तो बनाया है आपको लगता है? मुझे इस बात से मैं पूरी तरह से ना इत्तेफाकी नहीं रखता। बनाया तो है, बनाया है, जैसे बनाया है। आते हैं बनारस बार बार, उन जगहों को उन्होंने स्पंदित कर दिया है जहाँ पर राजनीति नहीं पहुँची थी सीधे रास्ते से। लेकिन मुझे पता है कि ये काम और भी राजनेता बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने काल भैरव मंदिर को जो है एक बहुत स्पंदित और प्रवाहमान, भगवान काल भैरव जी महाराज बनारस के कोतवाल हैं ना, लेकिन बार बार आके सीएम ने और पीएम साहब ने उसको बहुत ही एक वैसी हैपनिंग प्लेस में बदल दिया है। वैसे ही प्रियंका गांधी ने कबीर चौरा की गलियों को, सितारा देवी की ड्योढ़ी को, किशन महाराज के घर को वहाँ पहुँच करके उनके घर चाय बना के उसको भी हैपनिंग प्लेस में बदल दिया है। तो ये काम ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति कर रहा है, इसको किया जाना चाहिए। बनारस को इतना अटेंशन मिलना चाहिए जितना मिल रहा है। एक अर्थ में बनारस का ईगो सेटिस्फाई होता है। जैसे आपको पता लगता है कि वो जयशंकर भी हैं और कलराज मिश्र भी हैं और 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं और विपक्ष के सब बड़े नेता भी हैं। तो पर इससे जो वीआईपी बंदोबस्त में जो जाम हो रहा है, आज एक जाम में हम फंसे, उससे लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं। जाम में फंस के ही पहुंचे यहाँ तक, इतनी गर्मी में। ये लेकिन आपका तो आप रोज की आदत होगी। जाम की आदत है। जैसे दिल्ली में आप जो 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, हम उसको 1 किलोमीटर को उतना मानते हैं। दिल्ली का 100 किलोमीटर बनारस के 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक बात। हाँ, तो वही फ़र्क है। जैसे कोई मुझसे कहता है कि वो मेरठ से दिल्ली आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मैदागिन से लोहरा भी आ रहा है। वो मतलब जो 1.5 किलोमीटर का हमारा फासला है, उतना ही समय लगेगा। पेट्रोल जलेगा, खून जलेगा। वो अच्छा, बनारस के कुछ पुराने बनारसियों से आप मिलेंगी तो बताएंगे कि जिस चौराहे पे पुलिस खड़ी है वहाँ पे जरूर जाम लग जाएगा। अगर पुलिस ना हो अपने आप सब तो सही हो जैसे जाएगा। कुंवर जी की एक कविता है अतुल भाई, लगता है कोई भीषण दुर्व्यवस्था हमारी रक्षा कर रही है। तो दुर्व्यवस्था हमें बचा इंटरेस्टिंग ले वे ऑफ जाती लुकिंग है। एट इट। तो मतलब जैसे इसमें आप कौन सी सरकार को कहेंगे अतुल भाई? दुकान हमारी है 5 फुट की गहरी और सड़क पर निकली हुई है 20 फुट। सामान रख के बैठे हैं, बाल्टी, कढ़ाई, लोटा, और पुलिस अगर आ जाए तो उसको वो पौना लेके दौड़ा लेंगे मारने के लिए। तो हमारा जो सड़कों पर जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे तिलक का स्वराज्य पर था वैसे बनारस के लोगों का सड़कों और गलियों पर है। तो आपके यहाँ जाम नहीं लगेगा तो क्या होगा? हमने बीजेपी की बात काफ़ी करी। आई थिंक एक क्वेश्चन हमें ऑपोजिशन पे भी पूछना चाहिए। हाँ। समाजवादी पार्टी, आपने कांग्रेस बताया पार्टी। मुलायम जी के दौर का एक, आपने बताया कि कुछ मोहल्ले ऐसे थे जहाँ लोग नहीं जाते थे, और अभी भी ये चार्ज बहुत लगता है समाजवादी पार्टी पे कि एक उनके टाइम लॉलेसनेस था, कुछ लोग थे जो सर चढ़ के बोल लड़के रहे हैं, गलती हो जाती हाँ। है टाइप। क्या वो चेंज हुआ है अखिलेश के आने से? यंग बिल्कुल लोगों, हुआ, क्योंकि यंग बिल्कुल लोग, हुआ है। अखिलेश के आने से समाजवादी पार्टी में बहुत बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है तेजस्वी के आने से राष्ट्रीय जनता दल में हुए हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि राहुल और प्रियंका के आने से कांग्रेस में भी वैसे परिवर्तन हुए हैं। हालांकि ये कांग्रेस बहुत कभी इस तरह के आत्मचिंतन का डिसिप्लिन के लिए कांग्रेस के लोग नहीं जाने बदनाम जाते नहीं थे, रही है। जिस तरह से आरजेडी या इनके कैडर की छवि रही है। सपा में। लेकिन कांग्रेस में वाकई अपवाद रहे हैं वैसे लोग, जैसे कि भाजपा में भी अपवाद रहे हैं। जो अपराधी तत्व है वो कम रहा है, एक आपराधिकता कम रही है भाजपा में भी और कांग्रेस में भी। इनको आप शरीफों की पार्टी की तरह से, मतलब अगर बहुत सिंप्लीफाई करना चाहें तो कह सकते। बीएसपी के टाइम पे भी ये बोला जाता था कि लॉ एंड and ऑर्डर order अच्छा बीएसपी ने था। चूंकि इतनी आउटसोर्सिंग की है कि अब उसके बारे में अलग से क्या कहा जाएगा। उसमें जो कल तक कांग्रेसी था वो बीएसपी में चला गया, भाजपा वाला चला गया, फिर वो सत्ता में रहा, फिर अलग हो गया। बीएसपी को आप याद ही नहीं रख सकते। विचार का बाबा कोई साहब और कांशीराम जी के बाद या मायावती जी के बाद कोई भी मतलब उस एक याद नहीं आता कि कोई आदमी एकदम पक्के तौर पर उसमें बना है, लगातार चलता चला आया है। इनके जो मुकाबले में खड़े हैं मोदी जी के मुकाबले, अजय राय, उनकी भी इसी तरह की एक छवि है कि वो भी दबंग किस्म के आदमी हैं। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके परिवार का हिस्ट्री देखें तो एक बाहुबली की छवि रही है। उनके बारे में, उनकी राजनीति को कैसे यहाँ के लोग देखते हैं? अजय राय की बिल्कुल दबंग और बाहुबली व्यक्ति की छवि रही है,
और ख़ुद तो कम, उनके बड़े भाई की ज़्यादा थी। संयोग देखिए, दुस्संयोग देखिए कि एक हत्या उनकी हो गई थी, तो उसी हत्या में मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई। ये अजय राय उसमें गवाह थे। तो अजय राय लेकिन बहुत भाजपा के बैकग्राउंड के हैं। हाँ, भाजपा ने उन्हें मंत्री बनाया, भाजपा ने उन्हें कई बार विधायक बनाया। उन्होंने 7-8 बार के कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक कॉमरेड उदल को हरा के कोलसला सीट उनसे जीती थी, बाद में जिसका नाम पिंडरा हो गया, और जो मछली शहर संसदीय सीट में है, बनारस में है भी नहीं। अजय राय इस समय यूपीसीसी के चीफ भी हैं, बहुत डायनेमिक व्यक्ति हैं, और ये गतिमान्यता, वो संघ स्टाइल गतिमान्यता है अपने आप में, क्योंकि ग्रूमिंग आदमी की जहाँ हुई है, मैं इस लिहाज से कह रहा था। तो बहुत लोकप्रिय हैं, मनुष्य के सुख दुख में शामिल होने की लगातार कोशिश करते हैं, किसी पद पर रहें न रहें एक ऑफिस रन करते हैं। ऑफिस में जाके आप अपनी शिकायत, अपना आमंत्रण पत्र, नाम और मोबाइल के साथ नोट करा सकते हैं। अगर किसी गरीब के घर शादी है तो 1001 रुपये का न्योता भी पहुंच जाएगा। ये भरोसा है कि उसका संज्ञान लेंगे वो? ये भरोसा लोगों को है। हाँ है। मतलब काम करने का एक मेथोडिकल ऑर्डर है। भरोसा फिर वही सवाल है कि लोग क्या करते हैं, लेकिन एक मेथोडिकल ऑर्डर है उनके पास, और उनके पास एक जो स्टाइल है, वो स्टाइल काली गाड़ियों का, 4 गाड़ियों का काफिला और 2-3 गन निकली हुई, ये भी स्टाइल है उनकी अभी तक। तो लगभग अभी तक अभी भी है। अब तो यूपीसीसी के चीफ हैं, आप क्यों नहीं? अब तो उनको मिला भी होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी का उसको दामादों जैसा आदर और सत्कार मिलता है। जब से कांग्रेस यूपी में 4थे नंबर की पार्टी हुई है, मतलब पहले 2 नंबर, क्योंकि एक लाइबिलिटी की तरह से उसको चलाना होता है। ठीक बात है। तो ये आपने कहा कि ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है कि जिन भाई के ऊपर उनको की हत्या का आरोप था मुख्तार अंसारी पर, वो और अजय राय आज एक ही ब्लॉक में चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही पाले में खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब उनके भाई और इनके भाई, अवधेश राय के भाई और मुख्तार अंसारी के भाई, दोनों लोगों के भाई एक ही पाले में खड़े हैं आज, जिस मामले में अजय राय गवाह थे। अब भूमिहार बेचारे क्या करें और मुसलमान बेचारे क्या करें, किसको वोट दें? तो ये जो जाति और धर्म के आधार पर मत विभाजन है, उसमें बहुत दिलचस्प इक्वेशंस बनते हैं गाज़ीपुर और बनारस के लिए। जो भूमिहार सेंटिमेंट है, भूमिहार जाति का सेंटिमेंट है, उस पर थोड़ा सा मरहम लगा है कि अवधेश राय जो अजय के बड़े भाई थे, उस बड़े भाई की हत्या की गवाही से मुख्तार अंसारी पहले तो जेल गए और जेल में उनकी डेथ हो गई, तो उस पर मरहम लग गया। तो भूमिहार थोड़ा सा शायद आकर्षित हुआ हो, लेकिन मुसलमान क्या करेगा बनारस में? उसको दुख हो गया होगा। हाँ। अच्छा, जब हम लोग जातियों और धर्मों के आधार पे अपने मसीहा चुन लेते हैं तो उसके नतीजे यही निकलेंगे। अंततः आपको कोई बड़ा मेयार तो खड़ा ही करना पड़ेगा। जैसे भक्ति काल में एक अखिल भारतीय अलख जगाई थी तमाम संतों ने मिल के, और कहा था कि संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। अच्छा, कुंभन दास को आप इन 2 पंक्तियों के लिए अमरत्व मिला है उन्हें। कुछ भी उनका वांग्मय मैं नहीं जानता, ये 2 पंक्तियां जानता हूँ। और बाद में फ्रीडम मूवमेंट ने कि स्त्री पुरुष अमीर गरीब जाति धर्म मजहब सब भूल के सब लोग मेहसाणा की नमक फैक्ट्री पर खड़े हो गए थे एक साथ। वो सेवा दल की औरतें पट्टी लेके खड़ी थी। अहिंसा और सत्य उसको औजार की तरह बरता था एक बूढ़े ने। तो वो हमारे पास कोई कैनन नहीं है जब, तब हम क्या बात करते हैं राजनीति की, आलोचना की? कोई कैनन ही नहीं है तो सब सही है। तब मैं ब्राह्मण हूँ, आप चौरसिया हैं, फलाने फलाने हैं, तब हम अपनी जाति के प्रतिनिधि हैं। ठीक बात। मनीषा, आखिरी क्या पूछ रहा हूँ? आप बूढ़े की बात करी आपने, और हमने कांग्रेस की बात करी। कांग्रेस रिवाइवल इन यूपी, ये बहुत हमेशा क्वेश्चन रहता है कि क्यों जो पार्टी इतनी स्ट्रांग थी यहाँ कैसे बिल्कुल ख़त्म हो गई है और क्यों रिवाइव नहीं कर पा रही है। इस पर लोगों ने फिर अमेठी की सीट पे बात करी कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था, उन्होंने नहीं लड़ा। राहुल की भी बात हुई कि शायद उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था मैसेज देने के लिए, पर वो हम छोड़ भी दें। कांग्रेस का इतना रिच हिस्ट्री है यहाँ पे, उसका डाउनफॉल और उसका रिवाइवल आप कैसे देखते हैं कि रिवाइवल कैसे हो सकता है या क्यों नहीं हो रहा है? आप बताइए, मैं किसी आदर्शवादी की तरह बात करूं या किसी नहीं आम हिंदुस्तानी नागरिक की तरह? आम हिंदुस्तानी नागरिक की तरह मैं तब रिवाइव नहीं कर पाऊंगा।
मैं किसी रणनीतिकार की तरह बताता हूँ। ठीक है। आप जब तक बनारसिया की सपा तरह और बताइए। बसपा, बनारसी की तरह बताता हूँ, बताइए। जब तक सपा और बसपा बहुत कमज़ोर नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं होगा। अच्छा। जब तक, हाँ, कांग्रेस का अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिहाज से सोचें तो कांग्रेस की शत्रु भाजपा नहीं है। सपा और बसपा के पास जो वोट ट्रांसफ़र हो गया 1988-89 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मंडल आयोग की सिफारिशें उस तरह से लागू करने के बाद वो वोट जो गया तो वो लौट के कांग्रेस की ओर आया नहीं, और तब से सत्ता नहीं आई पर कांग्रेस लौट के आने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा ग्राउंड पे। काम कई बार ऐसे मौके आए मनीषा जी कि ग्राउंड पर काम हुआ। जैसे 96 में जब यूपीसीसी के चेयरमैन नारायण दत्त तिवारी थे और वो सरकार कांग्रेस के समर्थन से मुलायम सिंह की चल रही थी, तब एक इशू पर समर्थन वापस लेना था और कांग्रेस के पक्ष में एक सहानुभूति बनी हुई थी पूरे प्रदेश में, लेकिन नरसिंह राव ने वो समर्थन वापस ही नहीं लिया, इनको इजाज़त ही नहीं दी अपने विधायकों सहित अलग होने की। तो जब मूव बना था तब उसको कांग्रेस ने ही ऊपर से डिमोरलाइज कर दिया। तो मैंने देखा है ये कि वो सपा वाला वोट जब शिफ्ट होकर आपकी ओर आ जाता है तो आप मजबूत हो जाते हैं, बसपा वाला जब आ जाता है तो वोट बैंक तो आपका वही है। और थोड़ा सा फिर वो उधर से आ जाता है जो बेसिक, जो ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट का जो कॉम्बिनेशन है। ये तो ऐसी स्थिति है, मतलब रणनीतिक रूप से कहा जाए कि, या आदर्श रूप से कहा जाए कि होती हुई दिख नहीं रही निकल भविष्य में, दिख नहीं रहा तो है। इसलिए कांग्रेस का रिवाइवल भी व्योमेश के फार्मूले में बदलता दिख नहीं रहा है हमें। तो ये बहुत खूबसूरत बातचीत रही और बहुत सारी जानकारियाँ भी रही। इस बातचीत में आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे नाम आए जिनका जिक्र व्योमेश ने किया, बहुत सारे लोगों की यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं। बहुत कम ऐसी जगहें मेरे ख्याल से दुनिया में होंगी कि जहाँ इतने छोटे से एक एरिया में, दायरे में, 2, 4, 5, 7 किलोमीटर के दायरे में इतनी बड़ी शख्सियतें समय समय पर निरंतरता में आती रही, पैदा होती रही, जाती रही और समृद्ध करती रही एक शहर को। इसीलिए बनारस को मैं, मतलब कई मायनों में जो कहता हूँ कि जो अविनाशी, जो असल रूप में लोग कहते हैं, वो यही है कि वो इसके ज्ञान का जो अविनाशी रूप है, इतने फॉर्म में, कबीर कहाँ से आए, तुलसी कहाँ से आए, और मॉडर्न टाइम के तो बहुत सारे नाम इस दौरान आए हैं और पुराने नामों का जिक्र आपने पहले किया ही। वो इतना महत्वपूर्ण इसीलिए इस शहर को बनाता है, इस 5-7 किलोमीटर की एक जो धरती है इसको बनाता है। बहुत खूबसूरत बातचीत के लिए व्योमेश आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया मनीषा जी, धन्यवाद अतुल भाई। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.